हेलो गाइज, आज हम एक कंपैरेटिव चार्ट करने वाले हैं पिछले 300-400 साल का। कि पिछले 300-400 साल के अंदर हर 100 साल के बाद एक बड़ी बीमारी डेवलप हुई है वर्ल्ड में। वो कोरोना जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन वो बीमारियां भी बड़ी थी। तो हम सबसे पहले इसमें चलेंगे 1620, 1720, 1820, 1920 और 2020। ये 5 डिकेड है, 5 सेंचुरीज है जिनके अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे यहाँ पे आई है। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन के ऊपर चर्चा करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा 5H का। हम 5H के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आपको बीमारियों के बारे में बता दें कि इंटरनेशनल क्या बीमारियां हुई और इंडिया में क्या हुई और उनकी रेमेडीज क्या आई और वो कैसे ठीक हुई। सबसे पहले हम 1620 के साल को अगर देखते हैं तो टीबी एक महामारी के रूप में वर्ल्ड में आई थी। और क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड आपस में बहुत कम जुड़ा हुआ था तो ज़्यादा पता नहीं था लोगों को। भारत के अंदर भी आप अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो मध्यकालीन जितने भी राजा थे उनमें से अधिकतर टीबी की वजह से ज़्यादा मरे थे। तो टीबी एक महामारी के रूप में उन सालों के अंदर थी। तो इसके बाद जो हमारा आया 1720 के अंदर प्लेग आया पूरे वर्ल्ड के अंदर, खासतौर से यूरोप और अफ्रीका के अंदर। प्लेग एक बहुत बड़ी उस टाइम के हिसाब से देखें तो उसको इंटरनेशनल बीमारी बोला गया था, क्योंकि आधे से ज़्यादा यूरोप और काफ़ी बड़ा हिस्सा अफ्रीका का और कुछ हिस्सा एशिया का उसके अंदर फंस गए थे। लेकिन वो भी समय के साथ रिमूव हुआ, उसके भी ट्रीटमेंट निकले। फिर अगर हम जाते हैं 1820 में तो कोलरा, जिसको हम इंडिया में हैजा बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बीमारी थी। यूरोप में भी हुई, अमेरिका में भी हुई और इंडिया में भी हुई और एशिया के काफ़ी देशों में हुई। क्योंकि 1820 तक फ्रीज नहीं होते थे, कूलिंग का सिस्टम नहीं था। तो हम जो फल काटते थे वो कटा हुआ फल रख देते थे, उस पर क्या है उन टाइमों के अंदर शौच भी हम खुले में जाते थे तो उन पे मक्खियाँ बैठती थी और वो मक्खियाँ आके उस खुले अन्न के ऊपर या उस खाने की चीज़ पे बैठती थी, जिससे ये हैजा गर्मियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त फैलता था। ये इंडिया के अंदर 1940, 50, 60, 70 तक मतलब हैजे का प्रकोप रहा। जब ये फ्रीज आ गए और लोगों में अवेयरनेस आ गई तो सामान अंदर रखने लग गए तो मक्खियाँ उस पर नहीं बैठी, तो उसके बाद ये कंट्रोल हुआ है। तो ये जो 3 बीमारी है ये मिडल एज की, ये इन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिलाया था। और उसके बाद 1920 के अंदर जो एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम जिसका हुआ था फ्लू, और उसको यूरोप के अंदर स्पेनिश फ्लू के नाम से फेमस हुआ था। ये स्पेनिश फ्लू, और ये तकरीबन आधा यूरोप और आधे अफ्रीका और वही कुछ भाग एशिया का इसके अंदर फंस गया था। और इसने बहुत लंबे समय तक, जैसे कोरोना के बारे में कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक चलेगा, ये फ्लू भी सालों साल चला था। तो उसके बाद लेकिन ये कंट्रोल हो गया था ये। और उसके बाद अब 2020 में हम सबको पता ही है ये जो कोरोना नामक महामारी आई है, विश्वव्यापी महामारी आई है, ये तो ऐसा लगता है कि सबको ही हिला देगी। इस बीमारी के बारे में अभी हम 5H के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ, इन बिटवीन 1920 से और 1970 के बीच में इंडिया में क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या बीमारी आई और उनकी रेमेडी क्या क्या हुई है। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित थे पहले भी और आज भी सीमित है। लेकिन उस टाइम जब 1930, 40, 50 में जब बिल्कुल ही कम साधन थे, तब हमने कैसे कंट्रोल किया। तब हमारे यहाँ पे जो बीमारियां आई थी, एक तो माता मसानी, माता निकलती थी, जो खसरा चेचक का ही एक रूप होती थी माता। वो बहुत कॉमन बीमारी थी, हमारी भी देखी हुई है वो। तो उस बीमारी के अंदर भी मतलब आइसोलेट करते थे पेशेंट को, क्वारंटाइन करते थे, उसके कपड़े भी अलग रखते थे, उसका कमरा भी अलग होता था, उसको सब कुछ खाना भी अलग ही देते थे, उसके कोई उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि ये टचेबल बीमारी थी माता
खसरा जिसको भी हम बोलते हैं, खसरा, मीजल्स भी बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। तो ये इसमें भी हम क्वारंटाइन करते थे। ये लेकिन क्या है, ये जितनी और 2-3 बीमारियां आई, एक हमारे यहाँ पे आती थी कार्तिक वाली बीमारी, कार्तिक वाली बीमारी, ये बहुत फेमस थी। इसमें तो कहते थे कि दो का दाह संस्कार करके आओ तो 2 और तैयार मिलते थे गांव के अंदर। तो ये कार्तिक वाली बीमारी भी बहुत वो हुई थी। उसके बाद मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, आई फ्लू, ये सब बीमारियां इंडिया में टाइम टू टाइम बहुत हुई है। और इन बीमारियों को भी हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़े साधन नहीं थे, कोई बहुत हॉस्पिटल्स नहीं थे। 1970 तक हमारे यहाँ पे 50-50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल होते थे। तो उससे पहले का अगर हम टाइम देखें तो और 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल थे, तो थे ही नहीं, कोई साधन ही नहीं थे, तो भी ठीक होते थे। तो उन लोगों ने क्या था, उनका रहन सहन बहुत बढ़िया। हाँ, जितनी भी है उन टाइमों में बीमारियां होती थी ना, इनमें 70% वाटर वाली होती थी, जो पानी की वजह से जो बीमारी आती थी ना, क्योंकि खान पान तो ठीक था। वाटर जो है हम रो वाटर पीते थे, रो वाटर ही यूज करते थे, कुएं का, तालाब का, कुंड का, या कोई छोटी मोटी नहर नाले का, बरसात का रुका हुआ पानी, वो ही यूज करते थे। उसकी वजह से हमारे वाटर वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा होती थी। इन सब बीमारियों का इलाज जो उन टाइमों के अंदर होता था, सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि वो घरों की लिपाई पुताई बहुत करते थे। हर 2 महीने के बाद गाय के गोबर के अंदर कच्ची मिट्टी मिला लेना, थोड़ी तूड़ी मिला लेना, और उसका एक लेप सा बना के पूरे फ्लोर के ऊपर उसका लेपन करते थे। कच्चे घर होते थे, तो उससे वो पूरे का पूरा घर सैनिटाइज हो जाता था। वहाँ पे जितने भी वायरस थे, मच्छर मक्खियाँ सब खत्म हो जाती थी। वो चीज़ अब घरों में रही नहीं। अब सब मार्बल फ्लोरिंग हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब हमारे पास साइंस ने प्रोग्रेस की, जगह जगह सैनिटाइज आ गए, तो हम सैनिटाइज करने लग गए। तो प्रॉपरली अगर सैनिटाइज करें, हम अपने वायरसेस अगर ख़त्म करें, तो ये नहीं है कि आज भी हम सेफ हैं। पहले सेफ हो सकते थे, तो आज तो हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए और भी अच्छे से हो जाएंगे। अब मैं आपको एक विधि बताऊंगा। हमारे यहाँ पे हवन करने की एक बहुत प्राचीन विधि है। हवन अब हम नहीं कर सकते, छोटे छोटे घर हो गए और साधन भी सीमित हो गए, समय की भी कमी है। तो हम हवन का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा, आप देख लें इसको। ये बाजार के अंदर गूगल की बनी हुई एक टिकड़ी सी आती है, ये ऐसी गोल 10 रुपए की, और इसके अंदर हवन सामग्री भी भरी होती है। और इसके अंदर आप एक कपूर की छोटी टिकड़ी डाल दें और इसको फायर कर दें। इसको फायर कर दें और इसके अंदर थोड़ा सा गाय का या भैंस का कोई भी देसी घी इसमें डाल दें। गाय का डलेगा तो और अच्छा रहेगा। बस ये इसमें डाल दें, ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा घी, और घी भी इसके अंदर चला जाएगा। और थोड़ा सा इसमें नारियल की चिटकी डली हुई है, थोड़ी सी नारियल की इसमें इतनी सी चिटकी तोड़ के और वो भी डाल दें। नारियल, हवन सामग्री, गूगल, गाय का देसी घी और थोड़ा सा मीठा वो डला हुआ है इसमें, मैंने पहले से ही डाल दिया था, तो थोड़ा सा इसमें डाल लें। और डालने के बाद इसको फायर कर दें। ये 2-3 मिनट के अंदर ये आग पकड़ लेगा। फिर इसको आग को बुझा दें, और वो जो धुआं फैलेगा पूरे घर में, वो खुशबूदार धुआं होगा और वो पूरे घर को सैनिटाइज कर देगा। पहले जब हमारे घरों में डिलीवरी होती थी माँ बहनों के, तब भी घरों के बाहर जो है एक अंगीठी सी जला के छोड़ देते थे। भाई कोई भी आता था तो उसने अपने कपड़े झाड़ के और 2 मिनट वहाँ पे रुक के फिर अंदर जाता था, ताकि बच्चा और जो जच्चा है वो वायरस फ्री रहे, मच्छर मक्खी अंदर ना जाए। अब ये इसमें जैसे ही ये आपको बुझाएंगे तो ये धुआं निकलना शुरू हो गया। ये धुआं बहुत अच्छा धुआं है, खुशबू भी अच्छी है, और ये पूरे घर में अगर फैलेगा तो सारे एक तरीके से वायरसेस वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। जो हम पहले प्राचीन टाइम में करते थे, तकरीबन सेम टू सेम वही विधि है। तो चलिए अब अपना दूसरे चैप्टर पे आते हैं कि जो मेजर इस टाइम प्रॉब्लम है वो कोरोना की है, सबको पता है। तो कोरोना क्या है, कहाँ है, किसको ज़्यादा ट्रबल है, उसको आज हम
इस छोटे से एक चैप्टर है ये 5H का, इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारे को क्या 5 तरह के एच इसमें जो हमें तकलीफ दे रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है हाई प्रोफाइल लाइफ। पहला जो हमारा है ये एक बहुत बड़ा, हम लोगों ने पिछले 30-40 साल के अंदर अपने आप को इतना हाई प्रोफाइल बना लिया कि हमने सारी चीज़ों को दरकिनार करते जा रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल लाइफ के अंदर भी हमने क्या कर लिया, जो इसमें 3 तरह के एज ग्रुप इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सामने आएंगे। ये पहला ग्रुप है 5 से 18 साल तक का एज ग्रुप। इसके ऊपर ज़्यादा अभी प्रभाव नहीं आया हाई प्रोफाइल का, क्योंकि ये अभी पेरेंट्स के कहने में है, तो ये एज ग्रुप ज़्यादा अभी इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है 18 से 40 वाला एज ग्रुप। ये जो एज ग्रुप है, ये नया जो डेवलप हुआ है एज ग्रुप, ये इतना आगे आ गया, ये किसी भी चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं है। ये कहता है कि हमारी अपनी लाइफ है, हम अपने ढंग से जिएंगे। रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक ये डांस फ्लोर पे डांस करते हैं, आधी बोतल दारू की पी जाते हैं। मतलब इनका अगर लाइफस्टाइल देखो शहरों के अंदर, गांव में तो भी शायद कम होगा, लेकिन शहरी लाइफ जो है ये बच्चों ने अपनी बिगाड़ ली, क्योंकि इनके पास पैसा भी पॉकेट में आ गया, सैलरीज भी अच्छी हो गई, पढ़ाई भी इन्होंने अच्छी की, उसके बाद ये बिगड़ना शुरू हो गए। तो ये इससे क्या हुआ, ये 18 से 40 के बीच में जो ये बच्चे हैं, इन्होंने अपना लाइफ बिगाड़ने से क्या फर्क पड़ा इनको, कि इन्होंने अपना इम्यून सिस्टम खत्म कर लिया, कम कर लिया। क्यों कम कर लिया कि सुबह घर से निकलते ही एसी कार में, उसके बाद एसी ऑफिस में, रात को लौटते हैं तो एसी बैंकेट या एसी रेस्टोरेंट या एसी होटल, घर आए तो एसी। कभी इनको सनलाइट नहीं मिलती, कभी इनको मूनलाइट का नहीं पता, कभी इनको ये नहीं पता धरती कहाँ पे है, ये तो हवा ही रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को संभलना पड़ेगा। ये जनरेशन को संभलने के लिए मैं आगे सारा डिस्कस करता हूँ। तीसरा हमारा जो एज ग्रुप आता है 40 से 70 वाला, ये पूरे वर्ल्ड का रियल CEO है। आज आप चाहे इंडिया का ले लो, चाहे विदेश का ले लो, चाहे कहीं ले लो, जितने एंटरप्रेन्योर है, जितने काम धंधे, जितनी फैक्ट्रियां लग रही है, जितना जो कुछ संभाल रही है, 40 से 70 वाला जो ग्रुप है, ये इंडिया का आइकॉन है, ये वर्ल्ड का आइकॉन है। ये जो कर रहा है, ये इस टाइम बिल्कुल सही परफेक्ट अपने रास्ते पे चल रहा है। लेकिन इन्होंने भी पुराने टाइम में अपनी लाइफ को थोड़ा बिगाड़ा है, उसको अब धीरे धीरे ये सही करते हुए आ रहे हैं। तो ये जो 3 ग्रुप है, इन 3 ग्रुप में 18 से 40 वाले को मैं फिर से बोलूँगा, इसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों एज ग्रुप इस टाइम अपने आप को एक तरीके से भीषम पिता में समझने लग गया। 18 से 70 तक का ग्रुप अपने आप को सोचता है कि हमें तो जीवन के ऊपर हमने विजय प्राप्त कर ली, हम जीवन हमारे हाथ में है, जब हम चाहेंगे तब हम जाएंगे। ये उस स्थिति में आ गए। बात के अंदर ये सोचते हैं कि पूरा ग्लोब के ऊपर पैर रख के खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी पूरी धरती हमारे नीचे है, जबकि ये नहीं पता कि धरती किसी की नहीं है, धरती सबकी है। टिके रहो, साधनों के इस्तेमाल के ऊपर अपना अंकुश मत लगाओ, तो जाके ये सारी बात बनेगी। सेकंड एच हमारा है हाई इम्यूनिटी। इन दिनों कोरोना वायरस के बारे में जो जितना हमें पता है या जितना सुनने में आया है कि इसकी कोई अभी तक वैक्सीन भी नहीं बनी है और अभी तक कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं। जानकारी हमारे को है वो यही है कि भी जिन लोगों की जीवनी शक्ति, जिनके अंदर सेल्फ पावर अच्छी है, वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। और हम 6ठी 7वीं क्लास में एक बहुत बढ़िया चीज़ हमें पढ़ने में आती थी, दैट वाज के वो डार्विन की रूलिंग थी। तो डार्विन ने एक बात बताई थी कि द स्ट्रोंगर विल सर्वाइव एंड द वीकर विल गो, कि जो सशक्त है, जो ताकतवर है, वही बचेंगे, कमज़ोर चले जाएंगे।
तो आज इस कोरोना वायरस ने ये प्रूव कर दिया कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो लोग सर्वाइव करके उनकी छुट्टी हो गई, घर आ गए और वो सर्वाइव कर रहे अच्छे से, और जो कमज़ोर थे मोर देन 70 वाले खास तौर से या मोर देन 60 वाले, वो लोग ज़्यादा ट्रबल में रहे, वो अभी तक हॉस्पिटल्स में हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी। तो हाई इम्यूनिटी हमें बनानी ही पड़ेगी। हमें जो हमने अपनी दिनचर्या बिगाड़ ली मेरे साथ जो काम करने वाले मेरे कजन्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, वो लोग शाम को 6 बजे लंच लेते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि भाई तुम्हारी कोई नाइट ड्यूटी थोड़ी है, तुम तो डे ड्यूटी कर रहे हो, तो डे ड्यूटी में तुम 6 बजे लंच क्या कर रहे हो? लंच का टाइम 1 से 2 है, 12 से 2 है, 12 से हद से 3 मान लो, तो 12 से 3 में लंच कर लो तुम। लेकिन ना हम तो करेंगे जी, हमारा फिर वो क्या है कि वो फिर मॉडर्न नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने 12 बजे 1 बजे मेरे साथ लंच कर लिया तो फिर तो वो फिर ओल्ड वो हो गए, वो नई जनरेशन नहीं हुई ना। इम्यून सिस्टम हमें कैसे बढ़ाना है, ये हर रोज़ हमारे पास इतनी तरह के मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या एसएमएस के थ्रू इतने डेली मैसेजेस आ रहे हैं कि अब इसको कैसे बढ़ाना है उसके लिए चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली जो मेरा लेसन था उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली बता दिया था कि हमें योगा भी करने हैं, हमें प्राणायाम करने हैं, और सब कुछ बता दिया था। तो वो अब इस पर नहीं करेंगे। बस इसका इतना ये कि हमें ये हाई रखना है, अपना इम्यून सिस्टम इतना हाई रखना है। अगर एक जनरल आदमी का 50 है तो हमारे को 90-95 तक लेके जाना है उसको, ताकि अगर कोरोना आ भी जाए तो हम उससे बचे रहें। और थर्ड एच हमारा आता है इसमें H1 वीजा। पिछले 30-40 साल में हम लोगों ने देखा है कि हमारे घरों से अगर कोई विदेश में नहीं गया तो हमें ये लगता हम तो बहुत बैकवर्ड रह गए। और अभी इस वायरस की वजह से ऐसा स्टेटस बन गया कि विदेश वाले भी इंडिया आने लग गए, क्योंकि जितने जो हाई प्रोफाइल कंट्रीज थे वो सब पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, कनाडा, सब के सब संकट में है। चाहे जापान, हांगकांग, सिंगापुर, जिनको हम ऑस्ट्रेलिया, जिनको हम कहते थे बहुत बड़े हैं, वो सब तकलीफ में हैं। और सबसे अच्छे कौन है? जो ये गर्म देश थे, इंडिया, पाकिस्तान, ये फिर भी औरों से बेटर है। इनमें अभी 0.001% भी केसेस नहीं है टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो। और उन देशों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, हमारे यहाँ जितने नहीं है उससे 3 गुना तो अमेरिका में डेथ हो चुकी। तो आप ये सोच लीजिए कि जो हाई प्रोफाइल जो ये H1 वीज़ा की हमें डिजायर रहती थी कि नहीं मेरा बच्चा अगर बाहर नहीं पढ़ा तो क्या होगा, मैं तो कुछ भी, मैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हर एक के ये लगा हुआ था कि भाई बाहर का वीज़ा लो, बाहर ही पढ़ाई कराओ, बाहर ही उसको काम कराओ, बाहर ही सब कुछ कराओ। तो वो अब वो सिस्टम अब इस कोरोना के बाद चेंज होने जा रहा है। अब तो हो सकता है कि बाहर वाले इंडिया आके पढ़े, क्योंकि यही देश ज़्यादा आगे सुरक्षित रहने वाले हैं। तो फॉरेन में पढ़ाई के बारे में कोई हम 1 साल विदेश में पढ़ लेंगे तो ये नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हो जाएंगे या हमारा नॉलेज बहुत वास्ट हो जाएगा। क्योंकि जो 1-1.5 साल या तो प्रॉपर पढ़ाई 8-10 साल की जो उनकी है पूरा करके आओ, शुरू में +2 करके जाओ और फिर MBA करके वहाँ से आओ, तब तो ठीक है। 1 साल कोई गया सिंपल डिग्री लेने के लिए कि भाई अच्छा रिश्ता आ जाएगा, अच्छी चीज़ें हो जाएगी, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, दिखावे को भूलना पड़ेगा। अब हम आते हैं 4H के ऊपर। ये है हमारा H मीन्स ऑनर। ऑनर ये क्या है? हमारा हर चीज में हमें रिगार्ड की जरूरत रहने लग गई। हम ये सोचते हैं कि हम ही सबसे सम्मानित हो हम, और उस सम्मान के लिए हम क्या करते हैं, हमें बहुत बड़े बड़े दिखावे करने आ गए। शादियों के अंदर जब तक हमारे 5,000 मेहमान नहीं होंगे तो हमारा तो क्या होगा, हमारे जन्म मृत्यु के ऊपर अगर 2,000-3,000 आदमी नहीं आए तो हम तो फिर समाज में कुछ, हमारी तो वैल्यू ही नहीं बची। बड़े बड़े धार्मिक आडंबर बहुत बड़े बड़े करने लग गए, जबकि जीवन में उनका पालन कितना है? जीवन में तो कुछ नहीं है। जो शादियों के अंदर 1-1, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने वाले लोग, वो उसके बाद में रिक्शा वाले से 10-10 रुपए में लड़ते हुए नजर आते हैं। तो इतना दिखावा किस लिए? क्यों? तो ये दिखावा हमने पहले किया। हमारे प्राचीन टाइम में अगर हम जाते हैं आज से 50, 60, 70 साल पहले, तो दिखावा था ही नहीं, बहुत इजी सिस्टम था, सब कुछ इजी होता था। अब तो 4 घंटे की शादी में 1,000 तो आइटम बनने लगी। पता नहीं क्या, क्यों इतना दिखावा कर रहे हैं और क्यों, कब जाके ये छूटेगा?
तो अब शायद सिस्टम बदली होने जा रहा है, क्योंकि ये कोरोना कोई साधारण जो अब तक की बीमारियां थी वैसा नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है कि 5-7 साल चल सकता है। ये एक ऐसी बीमारी आई है और इसमें हमें अपने सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा, दिखावे को छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ेंगे तभी जाके हमारी बात बनेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 5H। दैट इज हम्बल। हम्बल, विनम्रता, सादगी, ये इसका मीनिंग है। जो हमारा जो सनातन परंपरा थी, जो भारतीय परंपरा थी, वो नरम परंपरा थी, और अभी हमने ये जो ऊपर वाले जितने सिस्टम हमने देखे, इसके अंदर हमने वो नम्रता छोड़ दी और हम हो गए बहुत बड़े तुरंखा। तो वो ये हम्बलनेस हमें दोबारा से लानी पड़ेगी, ये नरमाई फिर से लानी पड़ेगी। तो ये नरमाई तभी आएगी जब हम एक आदमी दूसरे का सम्मान करेगा, आदमी दूसरे को आदमी समझेगा। अभी तो हम आदमी समझते ही नहीं ना, उनको ये समझते कि ये तो बस हमारे नीचे काम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे पिट्ठू है, बस ऐसा हम समझने लग गए। वो सारी चीजें अभी हमारे को बदलनी पड़ेगी। कब बदलते हैं, कितना टाइम में बदलते हैं, जितना जल्दी बदल लेंगे उतना ही हम सही हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट हमारा इसका कंक्लूजन ये है कि अभी हमें व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ए फ्यू ईयर्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने जा रही है। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर क्या है कि समय जरूर खराब है, नेगेटिवनेस ना आने दे किसी भी तरीके से। हमेशा मन कोरोना को नेगेटिव करे, मन को पॉजिटिव करे, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जब फ्लड आती है उसके बाद फसलें बहुत अच्छी होती है। तो अभी ये फ्लड आई हुई है सारे व्यापार पे, सारे काम धंधों के ऊपर, सभी तरह के, एक किसान को छोड़ दो तो सभी जगह भयंकर प्रॉब्लम आई हुई है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो अभी ये जो जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो हो सकता है इंडिया बहुत अच्छी प्रोग्रेस करे, बहुत अच्छे काम धंधे चले। इसलिए मन के अंदर किसी भी तरह का, चाहे हम उद्योगपति है, चाहे हम व्यापारी है, चाहे हम कर्मचारी है, चाहे हम लेबर है, चाहे हम किसान है, चाहे कोई किसी भी समुदाय का है, तो उसको हमें अपने पॉजिटिवनेस बना के रखनी है अपने मन में। मन को कभी भी हल्का ना होने दे, परिवार के अंदर भी, समाज के अंदर भी, देश के अंदर भी कभी अच्छी बातें ना करो कि मैं मर गया, मैं खप गया, ऐसा कभी नहीं यार, कोई बात नहीं, आया है, तकलीफ का पीरियड है, मैं क्वारंटाइन में हूँ, जैसे ही ये खुलेगा मैं इसको बहुत अच्छे से निकाल के ले जाऊंगा, मेरा काम धंधे को बढ़िया सेट कर लूंगा, देश हमारा तरक्की करेगा। ये भाव मन में रखना, क्योंकि अच्छा समय दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। चीजें व्यापार और व्यापारी भाइयों के लिए, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ऑफिस, शॉप्स, इनके बारे में, ये जितने भी एंटरप्रेन्योर है इनके बारे में मेरा एक थोड़ा सा, मैं 2 मिनट के लिए ये बोलूँगा कि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो सबसे पहला ये काम करें कि अगर आपके बैंक अकाउंट में या आपके पास कैश है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी हम पेमेंट्स फास्ट करेंगे हमारे काम धंधे उतने स्पीड से वो हो जाएंगे। पेमेंट्स को रोके ना किसी की भी, सबको पेमेंट टाइमली, अगर कम है तो प्रोपोर्शनेटली उसको बांटे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेमेंटें देंगे तो तकलीफ कम आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री में, जो हमारे शॉप्स पे काम करने वाला स्टाफ है या लेबर है या कोई भी कर्मचारी है, उसको फुल कोऑपरेट करे, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा तकलीफ में वो व्यक्ति है। उसके राशन की व्यवस्था करे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सैलरी देने की कोशिश करे, ताकि वो आदमी तकलीफ में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इस सारे संकट से बाहर निकालेगा तो वही जो आदमी, वही जो हमारा स्टाफ है, हमारे जो वर्कर हैं, वही हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लेके जाएंगे, वही हमारे टर्नओवर को बढ़ाएंगे। और फिर जब अच्छा समय आएगा तो फिर हमें उनसे मुंह नहीं चुराना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे नौकरी पेशा वाले भाई हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कर्मचारी हैं, उनसे मेरी विनती है वो भी अपने ओनर्स को, अपने सीईओज को, अपने एम्प्लॉइज को
अपने एम्प्लॉयर को, सबको हैप्पी रखें। कोई अगर कहीं कुछ पैसा कम भी मिले तो भी कोऑपरेशन की भावना रखे, क्योंकि खराब समय के अंदर किया गया कोऑपरेशन जीवन भर याद रहता है। अच्छे समय में तो हम सब कर सकते हैं, खराब समय में करना है उसकी वैल्यू है। तो मालिक लोग भी करेंगे और साथ में स्टाफ और कर्मचारी वो भी करेंगे, दोनों मिलके करेंगे तो हम दोबारा से सरवाइव कर जाएंगे। चीज है एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस में क्योंकि अभी इकोनॉमी डाउन है, तो हम भी अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर ले। डाउन इन द सेंस कि जो हमारे अनवांटेड खर्चे थे, अननेसेसरी के खर्चे थे, उनको हमें कम करना है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे घर के मेन मेंबर्स हो, चाहे व्यापार है, कहीं भी है। अगर हम महीने में 4 बार गाड़ी की टंकी फुल करवाते थे तो 2 बार में काम चलाए। एक बार में ज्यादा से ज्यादा काम करें या एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही कार में ट्रेवल करें, जितने आप खर्चे घटा लेंगे वो आपको उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जो सारी बातें हो रही है उसके बीच में अभी हमें अगले 6, 8, 12 महीने में जो चीज़ें करनी है, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि हमें किसी तरह की विदेश यात्रा नहीं करनी, और डोमेस्टिक भी, विद इन इंडिया भी या विद इन अपने कंट्री भी कम से कम यात्रा करनी है। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वो भी क्वारंटाइन रहते हुए ही करे भाई, पूरी तरह पैक होके जाएं, दस्ताने पहने, ग्लोव्स पहने, मास्क लगाएं, पूरे शरीर को ढक के जाएं, वापसी आए तो सैनिटाइज कर लें। ऐसे जब तक हम इसको करेंगे तभी तक। और इसके अलावा जैसे बड़े बड़े जो आयोजन है, जो पहले चर्चा हुई है, बड़े बड़े आयोजन बंद कर दें। शादी विवाह है तो भी छोटे रूप में करें, 15, 20, 30 आदमी घर के गए और डे टाइम में ही करके ले आए पूरा उसको। अगर इस टाइप से हम करेंगे तो दिखावे को छोड़ेंगे तो हमारा सारा काम अच्छे से हो जाएगा और हम इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि भी हाथ तो मिलाने नहीं है, हाथ भी ना मिलाएं, ज़्यादा गले भी ना मिले, ये हमारी कल्चर में भी नहीं था। हमारी कल्चर में तो एक ही था कि दूर से पाँव छूने होते थे, बस इतना था हमारी कल्चर में। ये अब पिछले 30-40 साल में जो हाथ मिलाना और हाथ मिलाने के बाद आजकल हक करने का बहुत रिवाज है, इनको छोड़ दो। किस लिए कर रहे हैं हम? जितना इजी हो जाओगे, जितनी अपनी प्राचीन जो सभ्यता है, जो प्राचीन अपनी संस्कृति है, वो सबसे अच्छी है, उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लो। अभी मैं एंड में जो आजकल 2-3 चीजें जो आई है, वो मैंने जो डे 1 में मैंने सबको मैसेज किया था कि इस कोरोना के अंदर एक चीज को रख लो दिमाग के अंदर कि जो डर गया समझो बच गया, और दूसरा जान है तो जहान है। और तीसरा, भगवान ने गीता के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही है दूसरे अध्याय के अंदर, यदा संगते चाहे कच्छपो अंगे सर्वदा, कि जैसे भगवान ने कहा, कितना अच्छा उदाहरण दिया, जैसे मुसीबत के वक्त कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, तो हमें भी जब कभी हमारा मुसीबत का पीरियड आता है तो हमें अपने आप को समेट लेना चाहिए। समेटने से मतलब अपने आप को बिल्कुल अलग कर लें, एकांतवास में चले जाएं। तो ऐसे खतरनाक समय कछुए की तरह अगर हमने अपना कर लिया तो कछुआ जैसे अपना जीवन बचा लेता है, हम भी बचा लेंगे। तो मेरी आप सबसे विनती है, इन छोटी छोटी बातों का पालन करें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।